शहरनामा.com में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। आज हम मुल्क के मौजूदा हालात, जिसमें गैर यकीनी सूरत हाल है और एक अविश्वास और एक डर, एक खौफ सारे शहरियों में बैठा हुआ है, वो चाहे किसी समुदाय के हों, उस पर एक संक्षिप्त गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। हमारे पैनल में आज प्रदीप कपूर साहब, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन 40-45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। बल्कि ज़्यादातर शहरनामा के पैनल डिस्कशन में वो हमारा साथ देते हैं। बहुत खुले हुए जहन के और बहुत बेबाक पत्रकार हैं। उसके अलावा हमारे साथ में ताहिरा हसन साहिबा हैं, जो पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं। उनकी अपनी राय होती है और वो ज़्यादातर चैनलों पर डिमांड में रहती हैं अपनी बेबाक गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ आफ्ताब अहमद खान साहब हैं, जो आईजी पुलिस थे, सीआरपीएफ में रिटायर हुए हैं और मौजूदा हालात में वो चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं और क्या हालात हो रहे हैं इसके ऊपर उनकी अपनी भी राय है। अभी हमारे साथ एक दो लोग और भी ज्वाइन करेंगे बम्बई से, लेकिन फ़िलहाल हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्रदीप कपूर साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो हालात मुल्क में हो रहे हैं उसका इलाज क्या है और वो हालात किस तरह के हैं कि जिसको आम लोग किस तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल हो सकता है, और ये जो एनार्की टाइप की हो रही है ज़हनी तौर से, इसका क्या रास्ता है ख़त्म होने का। प्रदीप कपूर साहब। देखिए इमरान अख्तर साहब, इस वक्त जो मौजूदा हालात देश के हैं और जिस तरीके से जो 20 मुल्कों को प्रोटेस्ट करना पड़ा भारत सरकार के साथ, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने किस तरीके से प्रॉफिट के बारे में जो चर्चा की या जिस तरीके से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया, पूरे देश में एक अजीब माहौल बन गया है कि ताजमहल में 20 कमरे तो कहीं पे। अभी मुझे इसकी रंगपट्टन में जो है, मैं 4-5 दिन पहले था, तो उसी दिन वहाँ पे जो हिंदू परिषद की कॉल दी गई थी कि साहब चलो सी वहाँ पे जो टीपू सुल्तान ने जो जामिया मस्जिद बनवाई है उसके ऊपर भी जो है वो एक कॉल दिया था। तो मैं खुद वहाँ गया, मैंने देखा कि किस तरीके से पुलिस बैरिकेड वगैरह लगी हुई थी रोकने के लिए। और एक अजीब सा हो गया है कि सब जगह खुदाई करो, सब जगह बताना जरूरी है कि साहब क्या हुआ है। इतिहास के पन्नों को फिर से जो है खुला जाए, फिर से दोहराया जाए और मौजूदा जो एक अमन चैन का और एक सेकुलर माहौल जो देश में ताना बाना जो है जो चला रहा है उसको डिस्टर्ब करके और एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। और उसके लिए रूलिंग पार्टी को ज्यादा और सबको मिलकर सरकार को और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि एक लोगों पे एक एतबार कायम हो सके और इस तरह का माहौल न हो कि एक दूसरे से जो एक लड़ाई लड़ने का और सब करने का माहौल हो रहा है। ये बहुत दुखद स्थिति है और इसको संभालने की और एक दूसरे से मिलने की बहुत जरूरत है। जी, मैंने बताया ना आपको कि जो माहौल देश में है उसको तो इसमें संभालने की ज़्यादा जिम्मेदारी जो समुदाय हैं या जो जो पार्टीज़ हैं उनके अलावा सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है। और अगर टाइमली आप ये समझते हैं कि टाइमली अगर इन चीज़ों को रोका जा सकता था सिर्फ बोल कर, तो ये हालत ना होती कि हमें 1 दर्जन से ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आंखें दिखा रहे हैं, और छोटे छोटे मुल्क, और हमको चिढ़ा रहे हैं और हमारे जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो बाइकआउट कर रहे हैं। क्या समझते हैं यहाँ ताहिरा हसन साहब के ये जो प्रोडक्ट्स के जो बाइकआउट हो रहे हैं दूसरे मुल्कों में,
तो वो क्या ये मुनासिब है? और क्या जो वहाँ के जो मॉल्स हैं और उसके मालिकान जो हैं वो जिस तरीके से लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, क्या ये एक ईमानदारी की बात है कि बेरोजगार करें आप लोगों को? नहीं, देखिए इसको पूरा समझना होगा। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में इससे पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं मुसलमानों के साथ, चाहे वो सीए का हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, या डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स मुस्लिम्स फेस कर रहे थे। अगर तो कभी भी या दो कम्युनिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो कभी भी इन कंट्रीज ने कोई आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कभी उनके फलाह बहबूद की बात नहीं की, क्योंकि उनको इंटरनल मामला माना गया। यहाँ पे आप उसको इस तरह से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर नुपुर शर्मा ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। उन्होंने प्रॉफिट के लिए एक ऐसी बात, डेरोगेटरी कमेंट उनका आ गया, प्रॉफिट के अगेंस्ट आ गया। तो जाहिर है जो मुस्लिम कंट्रीज में उसको एक वहां से इस्लामिक कंट्रीज से ये आवाज तो आनी थी, और ये बात सोची नहीं गई। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हुए नुपुर शर्मा ने सारी हदें क्रॉस की। आखिर अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि हमारी गाइडलाइन में ये नहीं था, तो आखिर नुपुर शर्मा गाइडलाइन भी नहीं फॉलो कर रही थी। नुपुर शर्मा वो कह रहे हैं कि पीएम तो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, कि सबका साथ सबका विकास, हमारी जो पूरे बायलॉज है पार्टी के उसमें ये नहीं है। बहुत साफों से नेशनल चैनल्स पे वो लोग कह रहे हैं। तो ये नुपुर शर्मा ना तो पार्टी की लॉज को फॉलो कर रही थी, ना प्राइम मिनिस्टर की बात मान रही थी, तो उसके खिलाफ से सस्पेंड करना पड़ा उनको। अगर ये सस्पेंशन ये पहले कर देते, ये एक्शन ये पहले ले लेते, तो जाहिर है 13.48 मिलियन के लगभग हमारे भारतीय, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, भारत में रहने वाला हर सिटीजन जो है वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, बाहर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है आपने एक मुसीबत उनके लिए खड़ी कर दी, उनकी रोजी रोटी पे खड़ी कर दी, क्योंकि आपको बोलना है। और जब आप बोल रही हैं चैनल्स पे, तो आप ये भी ख्याल नहीं कर रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं, वहां बोलने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों पर उसी वक्त अगर एक्शन लिया गया होता, हमारे पास आईपीसी की धाराएं हैं, बताएंगे आफ्ताब भाई बैठे, 153A है, 155 है, 295 है, उसके तहत फौरन आपको एक्शन लिया जाना चाहिए था। अगर एक्शन ले लिया जाए, कोई भी समुदाय का हो, मैं ये नहीं कहती, किसी भी कम्युनिटी के लोग अगर इस तरह की कोशिश करें सबसे बड़े लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कानून हमारे पास टफ है और इससे टफ कानून की जरूरत नहीं है। अगर आप उसी वक्त एक्शन ले लेंगे, एक प्रेसिडेंट सेट होगा, और इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन जो है उसमें मैं कहती हूँ बहुत तेजी से होना चाहिए, जिससे कि इन बातों को आगे तक न फैलाएं। अभी देखिए किसी चैनल पे मैं देख रही थी कि कानपुर के जमा मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि सर पे कफन बांध लिया उन्होंने, सड़कों पे उतरेंगे। तो आखिर इस तरह की ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? और गरीब हमारा ऑप्रेस क्लास का जो हमारा नौजवान है, और जो लोग हैं जो खुंचा लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, जिनकी रोटी रोजी का कोई ठिकाना नहीं है, जिनकी रोटी के साथ दाल मैसर नहीं है, आप उनकी जिंदगियों को मुश्किल में डालते हैं इस तरह की बात करके। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी लोग किसी भी कम्युनिटी के हों जो एक दूसरे को खाद पानी देते हैं, जो इस तरह के जो कम्युनलिज्म है उसको मजबूत करते हैं, जो देश के सौहार्द को बिगाड़ते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब के ताने बाने में दरार डालते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतर काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर ये मजबूत एक्शन पहले ही ले लिया गया होता, टफ एक्शन ले लिया गया होता, तो इस तरह की हरकतें ना होती। तमाम प्रवक्ता आप देखिए बैठते हैं, वो अपनी हदें क्रॉस कर देते हैं। ये तो एक इनका इस तरह की बात हुई कि फॉरेन के बाहर के मुल्कों से आवाजें उठने लगी, वो बात अलग है, वरना रोज आप देखते हैं कि प्रवक्ता को, मैं किसी धर्म जात की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों तरफ से इस तरह की बात होती है। अगर दोनों तरफ से इस तरह की बात ना हो, खाद पानी ना मिले, तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको देखा जाना बहुत जरूरी है। फेयर इन्वेस्टिगेशंस भी होने चाहिए इस तरह के मामले में, और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे देश की छवि पे भी खराब असर पड़ रहा है। बहुत अच्छा।
आफ्ताब खान साहब, ये बताइए कि आपने टेररिज्म, नेशनलिज्म और बहुत सी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर के हालात को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया है और आपने कोर्स भी किया है FBI और FFA वाशिंगटन में। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये हमको क्या किस तरफ ले जाएंगे? क्योंकि इतने हालात ख़राब हो रहे हैं कि अब ज़्यादातर लोग जो बयान दे रहे हैं और अभी भी उनकी ज़बान जो है वो गज़-गज़ भर की हैगी, तो वो हमको कहाँ ले जा रहे हैं? यानी क्या ये मॉब लिंचिंग, बहुत से जो ओरेटर्स हैं वो हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों ही पर निपट लो। तो ये जिस तरह से मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी हैगी और इन हालात को कैसे निपटा जाए कि शांति व्यवस्था बहाल रहे? देखिए साहब, हमारे मुल्क के 3 बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जिनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, और आज के दौर में ये तीनों जो हैं वो जुड़ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और जुडिशरी, ये तीनों जब किसी देश में इंडिपेंडेंटली और जुडिशियली काम करेंगे, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और हर प्रकार से गवर्नेंस जो है वो सही होगी। समाउ आज के पॉलिटिशियन चाहते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, जो भी पुलिस अथॉरिटी हैं, वो पूरी तौर से उनकी विम्स और फैंसीज पे चलें, और इनको इस कदर बाध्य कर दिया जाता है कि उनको उनके विम्स और फैंसीज पर चलना पड़ता है। मुझे बहुत पहले किसी बहुत सीनियर पुलिस अफसर ने बताया था कि आफ्ताब, आजकल पुलिस जो है वो FIR जब दर्ज करती है तो वो देखती है कि किस पार्टी का आदमी है। अगर रूलिंग पार्टी का आदमी है तो दूसरे सेक्शंस लगेंगे, अगर अपोजिशन पार्टी का नाम है तो दूसरे सेक्शन लगेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन अलग अलग तरह से हर मामलात में करने लगेंगे तो क्योस की कंडीशन पैदा होगी, जो कि आज के दौर में पैदा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखें और ग्राउंड लेवल पे देखें तो हालात उतने बुरे नहीं हैं जिनको कि हमारे सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे, उसके बाद टीवीज़ ने और उसके बाद प्रेस ने, सबसे कम मैं कहता हूँ प्रिंटेड प्रेस को, सबसे ज़्यादा कहता हूँ सोशल मीडिया को, और कुछ जानी पहचानी टीवी चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करके अपना TRP बढ़ाती हैं। तो अगर हमारे देश के नेता ये समझ सकें इस बात को कि इन चीज़ों को ना कंट्रोल करने से हमारे देश का विघटन होगा, हमारे देश प्रोग्रेस नहीं करेगा, हमारे देश सुपर पावर नहीं बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, अगर हम आपस में एक दूसरे को मारने और काटने की बात करते रहेंगे, तो ये तो सभ्यता की निशानी नहीं है। पुराने ज़माने में आप पहुंच गए जब इंसान जो है वो एक चकोटी लगा के या उसके बगैर भी जानवरों की तरह रहता था। आज आप इम्पाला और BMW में घूम ज़रूर रहे हैं, मगर वो आपकी मानसिकता जो है वो वहीं बैक टू स्क्वायर वन पे पहुंच गई है, जहाँ पे आप बदले की आग से जल रहे हैं, नफरत की आग से जल रहे हैं, हर तरह के बटाव से जल रहे हैं। एक तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हर जगह जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वहाँ पर पूरी स्टडी ये की जाती है कि वर्ग विशेष के कितने आदमी हैं, जात विशेष के कितने आदमी हैं, धर्म विशेष के कितने आदमी हैं, और उसी हिसाब से पार्टीज जो हैं वो टिकट देती हैं। मतलब हमारे देश में जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जोड़ने का कम है, बिखरने का ज़्यादा है। हर तरह से आप बांट दो, पहले बांट लो और उसके बाद उसको पॉलिटिकल पावर को गेन कर लो। तो मेरा मकसद ये है कि अगर दूरअंदेशी से काम किया जाए, अगर इस जज्बे से काम किया जाए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और भारतवर्ष की भलाई में ही हमारी भलाई है, तब तो देश सही रास्ते पर चल सकेगा। और अगर आप समझेंगे कि आंख मूंदने से समस्याओं का हल हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। ऐसे लोग जो कि इस प्रकार के काम कर रहे हैं वो शरीफ लोग और सीधे सिविलियंस नहीं होते हैं, दे आर प्रोफेशनल पीपल। आज आप अपने पड़ोसी को छुरी नहीं मार सकते हैं, मगर जब राइट होंगे तो जो छुरी मारने वाला होता है वो बाहर से मंगाया जाता है, वो बाहर से आता है। मेरा मतलब ये है सिर्फ कहने का कि आज के जो देश के हालात हैं वो अभी भी इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि उनको संभाला नहीं जा सकता, और ये हमारे देश के हित में होगा कि हमारी सरकारें, चाहे वो कहीं पे भी, कहीं स्टेट में कांग्रेस की हो या सपा की हो, बसपा की हो, कहीं भी हो, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी पर्टिकुलर, मगर एज ए गवर्नमेंट
आपको ये चाहिए कि आप अपने गवर्नमेंट का काम है कि अपने देश में शांति व्यवस्था बना के रखना, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, और जब ये दो चीजें बनेंगी तभी प्रोग्रेस होती है। देखिए, जिन एरियाओं में नक्सलाइट्स हैं वहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वो अंदर घुस नहीं सकते, वहां जाकर आप क्या डेवलपमेंट करेंगे। जहाँ टेररिज्म है वहां पे आपका आदमी अफसर, अभी आप देख रहे हैं कश्मीर में किस तरह से बाहर के लोगों को मारा जा रहा है, तो वहां पे आप डेवलपमेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो मेरा कहना सबसे बड़ा ये है कि जब देश में सुख शांति होगी और आपस में भाईचारा होगा और एक दूसरे की तरफ इलबिल नहीं होगी, रिलीजन को हमारा क्या लेना है किसी दूसरे की। मैं एक घर में पैदा हुआ तो मैं आफ्ताब अहमद खान हूँ, आप एक घर में पैदा हुए तो आप कपूर साहब हैं, तो उसमें हमारा क्या रोल है? कोई ये 18 साल का वोट देने की पावर तो है नहीं कि आप फलानी पार्टी को टिकट देंगे और फलानी पार्टी को देंगे। या 18 साल की उम्र में आपको अगर चॉइस करने का धर्म चांस होता कि आप साहब 18 साल के जब हो जाएंगे, पहले आप इंसान रहिए और जब 18 साल के हो जाएं तो अब आप चुनिए कि हिंदू हैं कि मुसलमान कि सिख कि ईसाई, तब शायद आदमी अपनी मर्जी का धर्म चुनने में हमारा क्या रोल है? नथिंग। जहां पे हम पैदा हुए वहां के हम हो गए। अब आपको किसी दूसरे के धर्म के बारे में बात करने की, उसको क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। और यहां तक मैं कहूंगा कि अपने धर्म के बारे में बखेड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। धर्म को इतना फैला दिया गया है कि इसने अधर्म का रूप ले लिया है। आज का धर्म जो है वो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि वो इंसानियत को बनाए इंसान और उसको जोड़ के रखे। आज तो ये हालत है कि शैतान कहता है कि मैंने तो वनवास ले लिया है, जिसको अल्लाह मियाँ ने ऊपर से नीचे भेजा था, भगवान ने नीचे फेंका था कि जाओ तुम इंसान को जाके बहकाओ, तो वो इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने वनवास ले लिया है कि ये इंसान की जो शैतानी फितरत है ये तो मुझसे कहीं ज्यादा हो गई, अब मेरा काम ही नहीं रहा यहाँ पे। इस तरह से जब हम सोच रहे हैं, जब हम इस तरह से एक दूसरे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे को आग लगा रहे हैं, जान से मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं और घर तोड़ रहे हैं, तो ये कोई तरीका हुआ? आप इंसानियत के नाते से, भाईबंदी के नाते से रहिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी खेती बढ़ेगी। आप किसको मारना चाहते हो यार? आपके कानून जो है वो आपके खिलाफ बन रहे हैं अगर आप कहते हो बन रहे हैं। लोगों ने 80-20 का फार्मूला दिया, तो नुकसान किसका होगा? 80% वालों का होगा या 20% वालों का? 20% वाले ना तो पढ़ते हैं, वो तो पंचा लगा के और बढ़ाईगिरी करके, और अब तो कूड़ा भी उठाने लगे हैं नालियों का। वो क्या कर रहे हैं आपका? 80% लोग जो हैं वही इफेक्टेड हैं आज के जीएसटी से, नोटबंदी से, टैक्सेस से। आज आप देखिए प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों ने खाना जो है 3 वक्त की बजाय 2 वक्त और 1 वक्त का कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हम सुपर पावर बनेंगे, ठीक है आप जरूर बनिए सुपर पावर, मगर जो मासेस हैं उनका भी तो देखिए। महंगाई जब आसमान छुएगी तो गरीब खाएगा क्या? मेरी मतलब ये है कि आप आज जो है जब इलेक्ट हो जाता है वो वापस आता नहीं है जनता के पास। जनता को सुनने से, उससे वास्ता रखने की कोई नहीं है। जो आपको फीड किया जाता है वो आप सुनते हैं। फीड आपको क्या किया जाता है? जो आप सुनना चाहते हैं। तो अफसरशाही जो है वो तो नेतागिरी के साथ बदल जाती है। एक दूसरी पार्टी आ जाएगी, आपको उस तरह के जो है अफसर मिल जाएंगे। दूसरी पार्टी आ जाएगी, आपको उसी तरह के अफसर मिल जाएंगे। You are finding only yes men to see something in your ears. तो मेरा मकसद है निष्पक्ष रूप से अफसरान भी ये समझें, नेता भी ये समझें, बिजनेसमैन भी ये समझें, धर्म गुरु भी ये समझें, और बाकी चारों तरफ की प्रोग्रेस करने के लिए जब हमारा सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास नारा है, तो इसको प्रैक्टिकली अपनाया जाए और जमीनी हकीकत इसको बनाया जाए कि सबका साथ और सबका विकास होगा। ना किसी का रंग देख करके डिसीजन दिया जाएगा, ना किसी का नाम देख के डिसीजन दिया जाएगा, ना किसी की जात से डिसीजन दिया जाएगा, और ना किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करके आप उसके ऊपर अमल करेंगे या उसका जो उसकी प्रॉब्लम है उसका समाधान करेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। दिल कपूर साहब, जिस तरह से आफ्ताब अहमद खान साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं सारे, उनको बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपकी नज़र में ये ईमानदारी इतनी है या और इसकी ज़रूरत हैगी या बिल्कुल नहीं है? आपने क्या सोचते हैं आप इस सिलसिले में? देखिए, अभी आफ्ताब साहब ने बहुत बेहतर तरीके से हालात को जो है समझाया है, और सही बात है कि डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं
वो अपना काम नहीं कर रहे हैं जो उनको काम करना चाहिए, और वो हालात जिस तरह से बन गए हैं वो सब घालमेल हो गया है, सब मिल गए हैं। तो जिसकी वजह से जो जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे इवन मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया भी जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मीडिया ही जो है वो जिस तरीके से गाइडेड है और जिस तरीके से वो क्या कहते हैं कर रहा है, और क्या कहते हैं ये जो अपना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से मौजूदा हालात की मजम्मत करी और जिस तरीके से उन सबको मीडिया के रोल को क्रिटिसाइज किया कि अगर मीडिया ही अगर संभला हुआ होता तो शायद इस तरह की गलतफहमी ना होती और इस तरह का माहौल ना बनता। तो ये सारे के सारे जो पिलर्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, और देश में जो माहौल है ये जिम्मेदारी सरकार की, रूलिंग पार्टी की है कि सबको साथ लेके चलें। ये ऐसा क्या होता है कि अचानक एकदम से पूरे देश में माहौल बनता है कि साहब ताजमहल के कमरे खोलो, कुतुब मीनार में ये करो, यहाँ पे इधर करो, सब तरफ जो है वो सर्वे कराओ, सब तरफ खुदाई करो। तो ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत ही हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ये अचानक थोड़ी अपने आप होता है और उसके बाद फिर सब चुप भी हो भी जाता है। तो और ये जो वोटों का जो पोलराइजेशन का जो एक तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो इस वक्त देश में कोरोना से निकल के आए हैं तो डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है। उधर यूएस क्या कहते हैं यूएसएसआर और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पूरा देश एक साथ एकजुट होकर जो तमाम जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं और उन जिससे कि भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें लगे अगर तो कम से कम सबका विकास और सब तो तभी होगा ना कि जब इस तरह के जो डाइविजनरी जो टैक्टिक्स हैं और उनसे दिमाग हटाकर और डेवलपमेंट की जब बात करें सबको साथ लेके तभी हो पाएगा। और आप देखिए ना कि अगर ये दुखद स्थिति जैसा कि ताहिरा जी कह रही थी कि जो तमाम मुल्क है वहाँ पे जो हिंदुस्तानी नौकरी करते हैं, जो तमाम हिंदुस्तानी सामान बिकता है, उसको अगर बाइकआउट करना शुरू कर दिया जाएगा और हिंदुस्तानियों की नौकरी खतरे में अगर पड़ जाएगी तो कितनी दुखद स्थिति होगी। तो इन सब से बचने के लिए जिम्मेदारी सरकार की है कि देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करे कि जो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो और समाज का हर वर्ग उसमें शामिल हो, और एक जो माहौल है वो देश की प्रगति और उन्नति के लिए हो, जिसमें कि समाज का हर वर्ग साथ बैठ के और रह सके, बात कर सके। तो ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है, रूलिंग पार्टी की होती है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी होती है कि सबको साथ लेकर। ताहिरा हसन साहिबा ये सभी कहते हैं कि लड़ना बुरी चीज़ है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और गंगा जमनी तहजीब को जारी और सारी रखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सब बातें कही तो जाती हैं लेकिन एक बड़ा तबका जो है जिसमें मीडिया भी शामिल है, खास करके सोशल मीडिया, वो उसको बर्बाद कर देता है और वो पार्टी बन जाता है। तो इसका इलाज क्या आएगा? यानी अगर चैनल्स के ऊपर सख्ती नहीं की गई तो ये ऑन एंड ऑन ये चलता रहेगा सिलसिला। सबसे बड़े न्यूज़ेंस जो हैं वो चैनल्स हैं जो समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना नहीं चाहते क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी मेंटालिटी हैगी। तो अब इस सूरत में क्या करना चाहिए? कोई पैरेलल मीडिया होना चाहिए या कोई कुछ और इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए, किस तरह से समझाया जाए? लोगों के जहनों में जहर बढ़ता चला जा रहा है, कम टाइम में वो जहरीले होते जा रहे हैं, क्या इलाज है? देखिए, पॉइजन बहुत वेन में जो है डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया गया है कम्युनिटी के, और दोनों साइड से है। मैं फिर कहूंगी, और ये मीडिया और सोशल मीडिया, इनका रोल बहुत ज्यादा है। इन पे चेक और बैलेंस होना चाहिए। इस तरह का कुछ करता है, कोई लिखता है, इसको फैलाता है, क्योंकि बहुत दूर तक जाता है इससे, तो उसको उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किसी ने क्या कहा किसी कस्बे में, किसी बहुत कम लोगों को पता चलता है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो बात शहरों से और फिर बड़े शहरों तक और फिर सारे लोगों तक पहुंच जाती है, और सभी सोशल मीडिया पे है। और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी सोचना चाहिए। देखिए, नुपर वाला जो किस्सा है वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ही उठा हुआ है। वहां पर एंकर को भी कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, हम आज भी एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में।
हम आज भी बिलीव करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में। तो अगर हम बिलीव करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में और हमारे पास कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, तो उसके इतर कोई भी जाता है, जो मैंने पहले कहा था, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए इस जहर को रोकने के लिए। अगर आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को पे लगाम नहीं लगाएंगे, तो ये जहर जो है वो फैलता जाएगा। और जाहिर है जब जहर फैलेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? जब उस कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व करता रहेगा, जो मेन इशू है, जैसा कहा था प्रदीप भाई ने, जो मेन इशू है वो तो उन पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। अभी सर्वे आया था, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है कि कोविड के बाद सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग की पोजीशन बहुत खराब है। 3rd का बच्चा 1st की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, 7th का बच्चा प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है। तो आप बताइए, हैव और हैव नॉट के बीच का गैप कैसे जाएगा? क्या मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे? तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये जो बच्चे हमारे हैं, जो मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे हैं, अगर इन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगा, ये हेड ऑन नहीं ले पाएंगे जो प्रिविलेज्ड क्लास के बच्चे हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब इन बच्चों को भी आगे लाया जाएगा, देश के सब बच्चों को आगे लाया जाएगा, वो इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर, बच्चियों को हमारे लाया जाएगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो विश्व गुरु बनने की तरफ आगे चलेगा। तो मुझे लगता है एजुकेशन पे बात ही नहीं हो पाती है, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता। मुस्लिम्स का में एजुकेशन का क्या हश्र है, आप जानते हैं। सच्चर कमेटी आई, वो चली गई ठंडे बस्ते में, फिर उसके बाद आई रंगनाथ, जिसको मैं सबसे बेहतर उसके रिकमेंडेशन को मानती हूँ। रंगनाथ ने कहा था, वो डेंस पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे मुस्लिम मेहनतकश रहते हैं, जरदोजी, चिकन वर्कर और वीवर्स, उनके बच्चों को नवोदय के तर्ज पे स्कूल बना के भेजा जाए। जब रंगनाथ नवोदय के तर्ज पे कहते हैं, तो उनका मतलब है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए, जिससे कि वो बच्चे उससे निकल कर कुछ आगे बढ़ सके, जनरेशन बदल सके, और इसके लिए उनके पेरेंट्स को इंसेंटिव दीजिए। 2009 से आज वो भी पड़ी हुई है। तो जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं देंगे, आप बेहतर नहीं बनाएंगे समाज को, उनके सोचने की, समझने की शक्ति को नहीं देंगे, तो क्या होगा? इस तरह से कोशिश की जाएगी, मुट्ठी भर लोग इधर होंगे, मैं हैंडफुल लोग कह रही हूँ, दोनों तरफ है, हैंडफुल लोग इधर होंगे, अपनी मफाद के लिए चाहेंगे कुछ ऐसा बोल दो, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर चाहिए उनको कि वो एक रहबर बने रहे, कुछ उधर रहबर बने रहना चाहते हैं। तो इसमें जो आम जनता है वो पिस रही है। हमें लगता है ये मैसेज जाना चाहिए आम जनता के पास, इस तरह के मीडिया बनना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल एक तैयार होना चाहिए, लेकिन लगाव इन मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप जहर फैलाएं, आपको कोई राइट नहीं है आप कुछ लिख दें। आपने लिख दिया, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, आपने लिख दिया उस पे, उसके बाद व्हाट्सएप से चलने लगा। अरे ऑनरेबल कोर्ट को कहना पड़ा ताजमहल वाले इशू में कि पढ़िए लिखिए, ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है। ऑनरेबल कोर्ट आज भी इंडियन एक्सप्रेस में कह रहा है कि उससे जो मेडिकल काउंसिल है उससे पूछा है कि इतनी वैकेंसीज क्यों पड़ी है, भाई हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, आपका क्या इंटरेस्ट है? तो सब चीज कोर्ट पूछेगा। और देखिए जो पुलिस महकमा है, चाहे वो रेप के केसेस हो या कोई तशद्दुद के केसेस हो, जो एविडेंसेस कलेक्ट करती है पुलिस, वो ले आके कोर्ट में देती है, उन्हीं एविडेंसेस पे ऑनरेबल कोर्ट जो है वो जजमेंट देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिट्रेसल जल्दी हो, एविडेंसेस सही तरह से पेश किए जाए, और सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस महकमे का बहुत जरूरी है, उनका सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। ये बात सही है कि वो कुछ अंडर पॉलिटिकल। ताहिर साहब, बात एक ये भी है कि जो पुलिस कलेक्शन करती है और जो न्यूज़ गैदर करती है और जो फैक्ट गैदर करती है, बहुत से उसमें बहुत बनाए हुए भी होते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो साबित नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत से लोग जो 20-20 साल तक कैद-ओ-बंद में रहे और 10-10 साल तक रहे, चाहे किसी भी जुर्म में हो, और वो आखिर में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ये बात भी है जो ये कही गई थी कि किसी भी सूरत में जो भी महकमा है, जो भी कंसर्न लोग हैं, वो ईमानदारी से
काम करें तब ये बात हो पाएगी। अगर पुलिस सरकार के इशारों पर नहीं, काम करेगी बिल्कुल तो ये नहीं मुश्किल हो नहीं, जाएगी। मैंने कहा कि सही फैक्ट जब ले जाके कोर्ट में दे, ऑनरेबल कोर्ट में, उसके बावजूद 20-20 साल बाद लोग निकलते हैं, इसका मतलब कोर्ट छानता है उसको ठीक से। नहीं अगर नहीं, कोर्ट कुछ ना करे तब क्या हशर हो। आप सोचिए कोर्ट कई बार तो कि लथाड़ता एविडेंसेस सही जाने चाहिए उसको कोर्ट तो कई बार अंडर। लथाड़ा भी देता है कि ये गलत है या ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या ये इंफॉर्मेशन जो है ये इसमें भेदभाव का वो किया गया। इसी बीच हमारे शकील रशीद साहब मुंबई से ज्वाइन किया उन्हीं ने। शकील रशीद साहब मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत कहना चाहिए बहुत बरसातें झेले में, बहुत से वाक़यात हिंदुस्तान और दुनिया के इन्हीं ने कलम पे सुपुर्द किए हैं और हम उनसे बात करेंगे। शकील रशीद साहब, शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि गुफ्तगू सिर्फ ये हो रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान के हालात तो खराब होते जा रहे हैं मुल्क के, और इसमें दूसरे ममालिक भी हमको आंखें दिखा रहे हैं, तो ये किस तरह से कंट्रोल हो पाएगा और इसका क्या सद्देवाब और इसका हल क्या है? इसका सीधा सा एक हल है कि हमारी जो हुकूमत है वो आगे बढ़े, वो कोई कदम उठाए। जब तक वो कोई कदम नहीं उठाएगी मसले का कोई हल नहीं निकलने वाला या मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो कुछ नहीं करती, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। वो चाहे फिरका परस्त हो, वो चाहे शर पसंद हो, जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ न दबाने की कोशिश की जाती है, न उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की जाती है। अगर आप इस मुल्क में अमन और चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तमाम मज़ाहिब के दरमियान भाईचारा चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है जिसको कहते हैं कानून को सख्त रखना होगा और कानून को लोगों को कानून का पाबंद करना होगा। और पाबंद करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, गैर मुतासिब होकर सोचें और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। जो भी इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क के सुकून को तोड़ना चाहे, भंग करना चाहे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे जो हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो सरकारें हैं रियासती, हमारी जो इंतज़ामिया है, वो एक तरफा कार्रवाई करती है या कार्रवाई करती ही नहीं है किसी के खिलाफ। और फिर ये होता है कि लोगों के दरमियान नफरत जो है बढ़ती रहती है और लोग एक दूसरे के तई अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश भी नहीं की जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो आगे बढ़े, सामने आए, लोगों के दरमियान दूरियों को ख़त्म करे, इंतज़ामिया को चौकस करे और जो भी कदम उठाए वो गैर जानिबदार होकर, गैर मुतासिब होकर उठाए, एक तरफा किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर ये कर लिया तो मुल्क में अमन और सुकून होगा और हालात सुधर जाएंगे। नहीं, सरकारें बहुत ही जब चीखो पुकार होती है तो सरकारें कुछ एक्शन ले भी लेती हैं, लेकिन वो एक्शन इतनी देर में होता है कि बहुत डैमेज हो जाता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल तो हो जाता है। इसका सीधा वाले मामले में भी यही हुआ कि इतनी देर तक आप सोचते क्यों रहे, जब एक सामने प्रथम दृश्या में एक उन्हीं ने हरकत की थी तो उसी वक्त करना चाहिए था। अभी भी सूरत हाल ये है, प्रदीप साहब आपसे मुखातिब हैं कि अभी भी सूरत हाल ये है कि उन्हीं ने स्पोक्समैन के लिए गाइडलाइन मुकर्रर कर दिएगी और उन्होंने कहा कि इन पॉइंट्स पर बात की जाएगी, लेकिन जो स्पोक्समैन नहीं है वो बीजेपी में है या जो सिंक्रोनाइज्ड जो लोग बोलते हैं चैनलों पर या उसके ऊपर बोलते हैं, आपके यूट्यूब पर बोलते हैं, उनका वही हाल है जो 4 दिन पहले था। तो किस तरह से पाबंदी लगेगी? एक माहौल बनाने की जरूरत है, ना कि कोई टेक्निकली चीजें वो करने की, क्योंकि फितरत जो है वो खराब हो रही है, लोगों की ज़हनियत खराब हो रही है। नहीं हुसैन अख्तर साहब, ये सही बात कह रहे हैं आप कि जो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने स्पोक्स पर्सन के लिए होनी चाहिए थी कि वो वहाँ चैनल पर जाके क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, क्या गाइडलाइन होगी, वो उस तरह का माहौल नहीं बन पाया है। ये बहुत दुखद स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम सरकारी एजेंसी जिनका काम है कि जो इनकी तरफ निगाह रखें कि ये चैनल्स पे क्या बोला जा रहा है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है कि भाई वो अपने गाइडलाइंस तैयार करके और ऐसे लोगों को न भेजें कि जिनका की जहन जो है वो बिल्कुल ही सांप्रदायिकता को बढ़ाता हो। तो जो गाइडलाइंस हों
और उस तरह से ही उनको भेजना चाहिए चैनल पे, ताकि इस तरह का बात ना हो। कि असल में प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रवक्ता भेजेंगे, लेकिन वो जो चैनल के जो एंकर्स हैं वो प्रोवोक करते हैं उनको और उस तरह का माहौल बनाते हैं जो एक पोलराइजेशन का माहौल हो। तो प्रॉब्लम असल में वो प्रवक्ता की भी नहीं है, प्रॉब्लम तो जो है वो एंकर की भी है, चैनल की भी है। तो जिम्मेदारी तो सबकी है, जैसा कि अभी कहा कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम सामने आकर सबको जो है साथ लेके चलने का माहौल बनाए और एक्शन ले, और इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरह से बोल नहीं पाएगा किसी दूसरे धर्म के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ या किसी इसके लोगों के बारे में। तो माहौल नहीं बनेगा। जिम्मेदारी सरकार की है, बड़े दल की है, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। सही कहा आपने। आफ्ताब साहब, ये बताइए कि आपने तो बहुत काम किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और आपने कोर्सेज भी किए हैं, वाशिंगटन से भी आपने कोर्स किया है। तो ये बताइए कि ये जिस तरीके से ये जहनियत पनप रही है कि ये कहाँ से, इसकी कैसे इसको रोका जा सकता है, और कैसे लोगों की काउंसलिंग की जा सकती है, या लोगों का आपस में जुड़ाव हो महलों महलों में, या ज़्यादा उत्सव मनाए जाएं कि जिसमें कॉम्पोजिट कल्चर के लोग हों, ताकि एक दूसरे को करीब से भी समझें। जब करीब से आदमी समझता है तो बहुत सी जो नफरतें अंदर बैठी होती हैं, बहुत सी जो भ्रांतियां बैठी होती हैं दिमाग में, वो चली जाती हैंगी। तो आपका क्या ख्याल है, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस लाइन के, तो आप कुछ रोशनी डालें। साहब, मैं गुजरात में पोस्टेड रहा हूँ और आरएएफ का कमांडर था, और वहाँ पे जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जो कि एक बैरोमीटर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आने वाले साल में लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन या कर्नल राइट्स कैसे रहेंगे। तो हमारी जो आरएएफ है, सीआरपीएफ का एक स्पेशल दस्ता है, उसका काम ये होता है कि ये नहीं कि सिर्फ जब राइट हो जाए तो आप जाके वहाँ डंडे चलाएं, बल्कि उसका काम ये होता है कि ऐसे इलाकों को 3 तरह से बांटा गया है। पुलिस ही बांटती है और एडमिनिस्ट्रेशन ही बांटता है। एक सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और नॉर्मल होते हैं। दूसरा जो राइट्स होते हैं साहब, ये 2 तरह से होते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, जो बहुत छोटे स्तर से शुरू होता है और बहुत लंबे स्तर तक जाता है और बहुत दिनों तक जाता है। और दूसरा होता है वेल प्लान्ड, वेल रिहर्स्ड, एंड देन इट इज कैरीड आउट इन अ प्रॉपर वे, एंड the people who are expert in committing offenses or crimes, they are brought in the picture. तो ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है उसी बात के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से मानसिकता रखती है और वो किस तरह से सुख शांति और समृद्धि अपने जनता को देना चाहती है। वहाँ पे हमने शाही इमाम साहब से, गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब से और चर्च के पादरी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि जब जगन्नाथपुरी की यात्रा निकले तो आप एक फूलमाला जो है वो दे दीजिए। वहाँ पे हम लोग होंगे और आपके नाम की तरफ से वो चढ़ा दी जाएगी। और जिन जगहों पे मुसलमानों की आबादी थी, जहाँ पर वो नाराज हो जाते थे और उत्तेजित हो जाते थे और फिर लड़ाई दंगे का हो जाता है, वहाँ पे उनका ही कर्फ्यू लगवा दिया, जनता कर्फ्यू लगवा दिया। जनता कर्फ्यू लगवाने का जो प्रोविजन है, यानी मतलब मुसलमान खुद ही बाहर नहीं निकलेंगे। तो आज के माहौल में जो चल रहा है कि अगर आपको मस्जिदों के पास पहुंच के कोई गाली गलौज कर रहा है, आपको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है, कि वहाँ की लोकल लोगों को पुलिस अगर करेगी तो वो गलत था होगा, मगर लोकल लीडरशिप को, उस रिलीजन की पर्टिकुलर लीडरशिप को अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि एक टेम्परेरी फेज है, इसको संभालने के लिए पुलिस मौजूद है, पुलिस इसको डील करेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी कीजिए, अगर पुलिस नहीं मानती है तो आप जुडिशियरी के सामने उसको पेश कीजिए, और जिन्होंने जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इस तरह से 1 या 2 या 3 दफा कार्रवाई हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अपने आप समझने लगेंगे कि हमको अपना रोल प्ले करना है। मगर जो कम्युनिटी के लीडर हैं, अगर वो भड़काना शुरू करेंगे तो इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कम्युनिटी की लीडर्स का आपस में मीटिंग, जिसे हम पीस मीटिंग कहते हैं, पीस मीटिंग होनी चाहिए। बाकी एक दूसरे के, जब हम लोगों ने बचपन में देखा था कि जब हम ईद की नमाज पढ़ते थे तो सैकड़ों की तादाद में हिंदू भाई हम लोगों के पास गले मिलने के लिए खड़े होते थे, या हम वाइस वर्सा, कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता था जिसको हम लोग सब मिलके ना मनाते हों। और जिस फोर्स से हम आते हैं वहाँ तो 38 साल में कभी हमें ये लगा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं या क्या हैं।
एक सेक्शन जिसे 11 आदमी होते हैं, उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, केरला का भी होता है, महाराष्ट्र का भी होता है, यूपी का भी होता है, बिहार का भी होता है। मतलब एक सेक्शन के अंदर हिंदुस्तान के सारे तरह के लोग मिले होते हैं और वो मिलके आपस में काम करते हैं। और जब हम एक जगह पहुंचते हैं एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए, तो हम कोई किसी को रंग से नहीं पहचानते, नाम से नहीं पहचानते, हम उसको क्राउड की तरह से पहचानते हैं। और क्राउड के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके लिए हम लोग ट्रेंड हैं। और इसी वजह से जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंच जाती हैं, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ जो भी है, वहां पे चीजें जल्दी कंट्रोल होती हैं। ये नहीं कि सिविल पुलिस कंट्रोल कर नहीं सकती है, मगर उनको मालूम होता है कि ये नेता, अगर इसको हमने 4 डंडे मार दिए तो कल हमको ही परेशान करेगा। हम लोगों को ये नहीं मालूम होता कि ये नेता है या अभिनेता है। हमें तुम प्राउड हो और हम तुम्हें ठीक कर देंगे अगर तुम लॉफुल मैनर में नहीं रहोगे। That is what you have to be judicious, you have to be strict, and you have to follow the rules of the book, not of somebody's whims and fancies. That is what it is. मजमूई तौर से ये नतीजा बरामद हुआ इस गुफ्तगू से कि सारे जो यूनिट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों या समाज के हों, उनको आपस में अपनी जिम्मेदारियां वो करना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। जब इस होता है सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है मीडिया का, जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन मीडिया जो खुद है वो एक पार्टी बन चुका है और ऐसी बहुत सी चीज़ों को वो उकसा रहा है जिनका कहीं पर कोई सच्ची बात नहीं है, बल्कि एक हवाई बातों को वो बहुत हवा देता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आफ्ताब साहब आपका शुक्रिया, प्रदीप कपूर साहब, शकील रशीद साहब, ताहिरा हसन साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।